तो हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एनिम टाइम पर। जिन्होंने भी पुराने एपिसोड्स नहीं देखे हैं जाकर जरूर देख लें। आपको मेरे ही चैनल पर बैटल थ्रू द हेवन नाम से फ्लेम एम्पर सीजन मिल जाएगा, जहां पर आपको शुरुआत से लेकर के अभी तक के एपिसोड्स मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा रहता है कि जियान के सामने वो जो फायर फ्लेम वाला बंदा रहता है अब आ जाता है। अब आगे जियान इस समय काफ़ी ज़्यादा विजिलेंट रहता है। तब तक ये फ्लेम फिगर अचानक से जियान के सामने प्रकट होता है और इसकी बॉडी पर एक पावरफुल हिट मार देता है। इस अटैक के कारण जियान अपने हड्डियों की भी ये फील कर रहा था कि चरचरा गई हो मानो। पर जियान फील करता है कि इसका जो फ्लेमिंग मंत्र है इस रेड फ्लेम को मानो डेवोर करने के लिए बहुत ही ज़्यादा उतावला हो रहा हो। और जियान का भी जो हेवनली फ्लेम था मानो इस होली फ्लेम से compete करना चाहता हो। यही नहीं बल्कि जो जियान का सोल डिवोरिंग टालिस्मैन होता है, इवन इसका जो एंशिएंट जुआन रूलर होता है, इनके अंदर भी एक भय छा जाता है। ये फ्लेम फिगर जियान से कहता है तुम काफ़ी ज़्यादा स्लो हो, और ये कहता है अगर तुम मुझे भी नहीं हरा सकते तो यहाँ से बाहर निकल जाओ। ये सुनकर जियान काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। इसके बॉडी से 2300 प्रकार की फ्लेम बाहर निकलने लगती है और साथ में ही अपना स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज एक्टिवेट कर देता है। जियान तुरंत ही 5 स्टार डाउडी के ऑलमोस्ट पीक पर पहुंच जाता है। अब जियान के फोरहेड पर इसका क्लैन टैटू एक्टिवेट हो चुका था। वो जो एल्केमिस्ट रहते हैं वो जियान के मार्क को देखते हैं और कहते हैं ये तो मुझे काफ़ी ज़्यादा फैमिलियर फील हो रहा है। फ्लेम फिगर भी इस चीज़ को जानता था क्योंकि 3000 ग्रेट वर्ल्ड में ये बस एक ही क्लैन था जिसके पास ऐसा टैटू था, और ये ऐसा क्लैन था जिसने ग्रेट 1000 वर्ल्ड को बचाने के लिए अपना सब कुछ दाव पर लगा दिया था। ये कोई और नहीं बल्कि जियान का जायो क्लैन था। एविल रेस से प्रोटेक्ट करने के लिए जायो क्लैन ने इस 3000 वर्ल्ड में बहुत सारी कुर्बानियां दी थी। ये फ्लेम फिगर जियान से पूछता है ये मार्क तुम्हारे पास कैसे आया। जियान कहता है आपको पता नहीं है। ये फ्लेम फिगर इस दौरान अपना मुंह खोलता और कहता है बॉय अगर तुमको पता नहीं है तो ये जो मिस्टीरियस रून है तुम्हारे फोरहेड पे, अगर बाकी दुनिया देखेगी तो तुम तुरंत मारे जा सकते हो। फिर ये फ्लेम फिगर कहता है पर जायो क्लैन को तो ट्रैप्ड किया जा चुका है, तुम कैसे जो एक 5 स्टार डाउडी पर हो। जियान तुरंत ही कहता है मैं लोअर प्लेन से आया हूँ। इसके बाद ये फ्लेम फिगर शांत हो जाता है और ये उस एल्केमिस्ट की तरफ देखने लगता है और कहता है हम क्या करें। एल्केमिस्ट कहता है कि शायद ये लड़का हमारी हेल्प कर सकता है। एल्केमिस्ट भी कहता है ये लड़का केवल 5 स्टार डाउडी का नहीं है बल्कि इसका जो सोल है वो भी डाउडी लेवल के मॉर्टल लेवल पर है। फ्लेम फिगर भी कहता है इसके पास जो फ्लेम है हालांकि वो होली फ्लेम का नहीं है पर ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। इसके बाद ये फ्लेम फिगर कहता है जियान से कि तुम नॉर्मल हो जाओ, अपना एंशिएंट जुआन रूलर वगैरह रख दो। इधर वो जो एल्केमिस्ट रहते हैं शान याओ से कहते हैं कि तुम्हारा शान लिंग क्या है। शानलिंग वो स्पिरिट स्नेक जो थी वो थी, उस स्पिरिट स्नेक का नाम शानलिंग था। ये बताती कि जैसे ये लोग इस मैनर में एंटर किए थे वो गायब हो गई थी। अब ये जो कॉन्च रहता है क्योंकि इसमें जियान का सोल पावर रहता है इसलिए जियान की तरफ जाता था। इसका सोल पावर ये एल्डर मिटा देते हैं, इसके कारण अब ये कॉन्च अपने ओरिजिनल स्टेट में आ जाता है और ये शानियों के पास आ जाता है। इस दौरान शानियो उस आदमी के बारे में पूछने लगते हैं, उस यंग मैन के बारे में। अंकल मू यानी एल्केमिस्ट कहते हैं वो एक प्रोटोटाइप है, 4th ग्रेड का इमॉर्टल पिल जो मैंने पास्ट में बनाया था। जियान तुरंत ही पूछता है क्या वो एक इमॉर्टल रैंक का 4th ग्रेड का मेडिसिनल पिल है। ये एल्केमिस्ट तुरंत ही जियान से पूछते हैं क्या तुम उसमें इंटरेस्टेड हो। जियान कहते हैं आप कहना क्या चाहते हो। ये बोलते हैं कि मैं बेसिकली तुम्हारे स्ट्रेंथ को टेस्ट करना चाहता हूँ। ये कहते हैं कि हम लोग थोड़ी देर में डिसअपियर होने वाले हैं तो मैं जल्दी जल्दी तुम्हें बाकी चीज़ें बता देता हूँ कि ये जो राजमहल तुम्हें दिख रहा है यानी मैनर, ये भी एक इमॉर्टल आर्टिफैक्ट है। इसके पास अपना खुद का स्पिरिचुअल विजडम है और फिलहाल जो मैं यहाँ पर हूँ ये बस मेरी मेमोरी मात्र है। ये बताते कि तुम जो ये अभी ब्लॉक बॉक्स देख रहे थे जो इस गोल्डन चेयर पर है, एक ऐसा चीज़ है जो तुम्हारे सोल पावर को बढ़ा सकता है, पर इसे तुम पाओगे कि नहीं ये तुम्हारे लक के ऊपर डिपेंड करेगा। इसके बाद ये फ्लेम फिगर जियान से कहते हैं बॉय जितना मैं फील कर रहा हूँ तुम्हारे पास जो इतने अलग प्रकार की फ्लेम है शायद तुम फ्लेमिंग मंत्र एक्टिवेट यूज़ करते हो। अगर तुम्हें होली फ्लेम चाहिए तो तुम्हें इस डेजर्ट के टॉप पर पहुंचना पड़ेगा। इस दौरान ये जो फ्लेम फिगर रहते हैं इनकी बातों में एक अलग ही एरोगेंस रहती है। इतना बोलने के बाद ये दोनों लोग यहाँ से गायब हो जाते हैं। अब जियान काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होता है कि सच में यहाँ पर एक होली फ्लेम है, इस डेजर्ट माउंटेन रेंज के टॉप पर। तभी अंकल लॉन्ग कहते हैं यहाँ पर इसके अलावा भी शायद 2 और ऑराज हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा, इसमें से एक जो है बहुत ज़्यादा पावरफुल है और दूसरा जो है वो काफ़ी ज़्यादा एविल है। ये शायद एक एविल रेस का बंदा होगा। अब यहाँ का माहौल जो था नॉर्मल हो चुका था। इस दौरान जियान कहता है सीरना ने बताया था कि ये जो बॉक्स है इसमें कुछ तो ऐसा है जो हमारे सोल को नॉरिश कर सकता है। इस दौरान जियान की आंखें जो रहती है काफ़ी ज़्यादा हॉट रहती है। स्नेक जिंग कहते हैं तुम टेंशन मत लो, मैं तुमसे इस चीज़ के लिए फाइट नहीं करूंगा। शानियाओ भी कहती है मुझे भी इस चीज़ में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। जियान इन दोनों को थैंक यू बोलता है। इसके बाद जियान अपने बॉडी को सोल पावर से इन्वेलप करके इन 2 गोल्डन चेयर की तरफ धीरे धीरे एक कदम फूंक फूंक के बढ़ाने लगता है। 10-12 कदम लेने के बाद जियान फाइनली इस गोल्डन चेयर के सामने पहुंच जाता है। जियान की नज़र इस बॉक्स पर पड़ती है।
ये बॉक्स डस्ट से भरा होता है। इस दौरान ये 10 फीट लंबा होता है। जियान इस पर नज़र दौड़ाता है। ये पाता है कि शायद ये बॉक्स को सील किया गया है और जो मेथड है वो काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और शायद इसको ब्रेक करने के लिए ह्यूज सोल पावर चाहिए होगा। जियान जैसे इस डस्टी बॉक्स को टच करता है, एक टेरिफाइंग सोल फोर्स इसकी तरफ बढ़ने लगती है, पर इस सोल फ्लक्चुएशन को जियान रजिस्ट कर जाता है अपने सोल पावर की मदद से। पर इस दौरान जियान ये जो बॉक्स रहता है इसके ऊपर जो धूल जमा रहता है उसे हटा दिया रहता है। अब इस बॉक्स के ट्रू कलर्स दिखने लगे थे। तभी यहाँ से कुछ दूरी पर खड़े एक वाइट फिगर कहते हैं इस मतलब हॉल की तरफ दिख कर कि ये तो सोल लिक्विड है। ये फिगर भी इस दौरान कहता है मुझे लगा नहीं था कि वो इमॉर्टल मास्टर ऐसी चीज़ है, मतलब इतनी महंगी चीज़ इस वुडन हॉल में रख कर जाएंगे। इस दौरान ये अपने दांत चबा रहा होता है गुस्से में। ये कोई और नहीं बल्कि वही यंग पिल होता है और शायद ये आराम से 9 स्टार डाउडी पर होगा। यहाँ पर एक फॉर्मेशन होता है, इसके कारण से अब तक ये यंग पिल आ नहीं पाया रहता है, नहीं तो ये इस लिक्विड को कब का ले चुका होता। हालांकि इसको पता नहीं रहता कि यहाँ पर इतनी कीमती चीज़ है। इसके मन में मतलब यंग पिल के मन में लालच था, अगर ये इस मेडिसिनल पिल को मतलब पा लिया यानी कि लिक्विड को, तो ये जो इसकी मेडिसिनल बॉडी थी ये इससे मुक्त हो जाएगा और एक नॉर्मल इंसान में मतलब पावरफुल बंदे में बदल जाएगा। इस दौरान शानियो नोटिस करती कोई तो है, फिर ये सोची शायद ये इसका इल्यूजन हो सकता है, क्योंकि सानियो का जो कनेक्शन था इस पूरे हॉल से था, इसलिए यहाँ पर कुछ भी गड़बड़ होता था तो ये फील कर लेती थी। जियान देखता है कि ये जो बॉक्स था ब्रॉन्ज कलर का था, पर शायद इसके ऊपर एक लेयर था, शायद ये पावर ऑफ होली फ्लेम का था जो इस मतलब डब्बे को इस बाहरी दुनिया से सेपरेट कर रहा था। जियान इसके बाद तुरंत ही अपने फ्लेमिंग मंत्रा को एक्टिवेट करता है और ये अपनी बॉडी में से कई सारे मतलब पावरफुल फ्लेम पावर इस वुडन हॉल के इस बॉक्स पर पोर करने लगता है। स्नेक जिंग भी इस दौरान जियान के फ्लेम पावर को देखकर हैरान था और इस दौरान ये काफी ज्यादा एनॉयड भी था। हालांकि जियान इस पर कितना भी अपना पावर पोर करता है फ्लेम का, पर ये जो बॉक्स रहता है इसमें बिल्कुल भी फर्क नहीं आया रहता है। इसके बाद जियान अपने ये जो फाइटिंग डाउकी रहता है उसको रिप्लेस कर देता है अपने सोल पावर से। जियान जैसे अपना सोल पावर इस डब्बे पर फेंकता है, ये जो डब्बा रहता है इस दौरान थोड़ा बहुत ट्रेमल करने लगता है। जियान के सोल पावर के कारण ये बॉक्स अब धीरे धीरे रेजोनेट करने लगता है और फाइनली ये धीरे धीरे खुलने लगता है। जैसे ये खुलता है यहाँ पर दो आवाजें गूंजती है एक साथ, ये जियान की और अंकल लॉन्ग की होती है। अंकल लॉन्ग भी कहते हैं सोल लिक्विड। ये सोल लिक्विड ही वो मुकाम था जहां से जियान आराम से इमॉर्टल लेवल का एल्केमिस्ट की तरफ बढ़ सकता था। यहाँ पर एक चीज है मैं जो आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो सोल पावर है, अगर किसी बंदे का एम्परर लेवल का यानी डाउडी लेवल का सोल हो तो वो सोल क्लोन तो बना सकता है, पर अगर ये सोल क्लोन हर्ट हुआ तो सामने वाले बंदे की रियल बॉडी भी हर्ट होती है और सोल क्लोन के पास अपना खुद का स्पिरिचुअल विजडम नहीं होता है, इसको मेन बॉडी ही कंट्रोल करती है। पर अगर कोई बंदा इमॉर्टल लेवल का सोल पावर एग्जिस्ट कर ले, मतलब उस लेवल पर पहुंच जाए, तो ये अपने सोल पावर को भी एक विजडम दे सकता है। और सोल लिक्विड बनाना कोई नॉर्मल बात नहीं थी। अगर जब तक कोई बंदा डाउजियान लेवल पर ना पहुंच जाए यानी उसका सोल इमॉर्टल लेवल पर ना पहुंच जाए, तब तक वो सोल लिक्विड बना नहीं सकता है और डाउजियान लेवल का एल्केमिस्ट रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में ही एग्जिस्ट करते हैं। पर इस दौरान अंकल लॉन्ग कहते हैं ये सोल लिक्विड क्या हुआ होगा मतलब इस ओनर को जो इतनी कीमती चीज ये यहाँ पर छोड़कर चले गए। इस दौरान जियान इन दोनों गोल्डन चेयर की तरफ देखकर कहता है सीनियर, क्योंकि मैं ये सोल लिक्विड ले रहा हूँ तो ये जूनियर जियान जरूर आपकी हेल्प करेगा। फिलहाल जियान का जो सोल लेवल रहता है वो डाउडी लेवल के मॉर्टल लेवल के पीक पर रहता है। अगर ये ब्रेक थ्रू करेगा तो ये डाउडी लेवल का सेकंड ग्रेड का एल्केमिस्ट में बदल जाएगा। जियान उसके बाद इस सोल लिक्विड को एकत्रित करने लगता है, मतलब अपने हाथ में लेने लगता है। तभी एक पावरफुल फोर्स आती है पीछे से, पता नहीं कहां से, और इस सोल लिक्विड को छीन करके यहाँ से भागने लगती है। जियान उस ऑरा की तरफ बढ़ने लगता है, पर ये इस समय काफी ज्यादा चौकन्ना रहता है पर जो भी था क्योंकि ये जियान से काफी ज्यादा पावरफुल था। इसके बाद ये बंदा जो रहता है जो इस लिक्विड को उठाता है, ये तुरंत एक पावरफुल अटैक जियान की तरफ लॉन्च कर देता है। ये बेसिकली टेरिफाइंग पावर था लाइफ एंड डेथ वाला, जो जियान की तरफ डायरेक्टली शॉट किया गया था। अगर ये पावर 7 स्टार डाउडी को भी हिट करे ना तो वो आराम से मारा जा सकता है। तो जियान जो 5 स्टार डाउडी के इनिशियल लेवल में था, इसका क्या होगा। इस अटैक को देखकर तुरंत ही स्नेक जिंग जो रहते हैं ये जियान के सामने प्रकट हो जाते हैं और ये इस ब्लैक एंड व्हाइट पावर को अपने 3 कलर्ड डेजलिंग पावर से ब्लॉक करने लगते हैं। इस अटैक के कारण दोनों थोड़ी दूर पीछे हट जाते हैं, पर जो अपने स्नेक जिंग थे इनके बॉडी पर थोड़े बहुत खून आ गए थे। जियान स्नेक जिंग को थैंक यू बोलता है, तभी शैन याओ देख लेती है उसे और बोलती है तुम तो इमॉर्टल पिल हो ना। ये जो मिस्टीरियस फिगर रहता है यानी ये जो पिल रहता है, ये कहता है मानना पड़ेगा तुम्हारी आंखें अभी भी पहले जैसी ही हैं। पर ये जो इमॉर्टल रैंक का पिल था, इसके सामने स्नेक जिंग जो कि 8 स्टार डाउडी का था और ये शान याओ जो कि 7 स्टार डाउडी के पीक पर थी, ये दोनों इसके सामने कुछ नहीं थे। और जियान तो वैसे भी 5 स्टार डाउडी पर ही था। जियान भी कहता है इस मिस्टीरियस फिगर को देखकर ये बंदा काफी स्ट्रांग है, पर मुझे किसी भी हाल में वो सोल लिक्विड चाहिए। इस दौरान स्नेक जिंग कहते हैं ये बंदा काफी पावरफुल है, पर ये काफी स्ट्रेंज मुझे फील हो रहा है।
जियान भी ऐसा ही फील करता है। ये पिल इस दौरान शानियाओ से कहता है तुम मेरी तरफ आ जाओ, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। पर शानियाओ इसको तुरंत ही मना कर देती है। ये पिल कहता है तुम अपने बिल्कुल फादर यू जुआन जैसे ही हो, बिल्कुल फियरलेस। इस दौरान ये स्माइल कर रहा होता है। शानियाओ इससे शानलिंग के बारे में यानी कि वो स्नेक स्पिरिट के बारे में पूछती कि तुम उसे कहाँ ले गए। ये कहता है तुम टेंशन मत लो, मैं उसे मारूंगा नहीं। ये जो पिल रहता है इसका नाम शालविया रहता है। इस दौरान शानियाओ से कहती है तुम्हें तो अंकल मू ने यानी वो अल्केमिस्ट ने रिफाइन किया था ताकि तुम इस मैनर की देखभाल कर पाओ। तभी ये कहता है हालांकि उन्होंने मुझे रिफाइन किया है पर उन्होंने मुझे विजडम नहीं दिया था। अगर उन्होंने मुझे पास्ट में ही विजडम दे दिया होता तो मैं आज जैसा हूं वैसा नहीं बना रहता, क्योंकि मैंने कई सारे मेडिसिनल पिल्स खा लिए बाद में उनके जाने के बाद, इसलिए अब मैं ऐसा हूं। इस दौरान ये काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है। इस दौरान शानियाओ कहती है कि एविल क्लैन ने उन पर अटैक किया था। जियान इस समय इस इमोर्टल लेवल की पिल की और शानियाओ की बात सुन रहा होता है। ये पिल अब गुस्सा हो जाता है और कहता है शानियाओ अगर तुम इतना ज्यादा बोलोगी तो अब तुम्हें भी मरना होगा। इसके बाद ये जो पिल रहता है इसकी बॉडी से एक अलग ही पॉइजनस गैस निकलने लगती है। जियान तुरंत ही 2 हाई लेवल के डिटॉक्सिफिकेशन पिल्स शानियाओ और स्नेक जिंग की तरफ फेंक देता है। इसकी वजह से ये जो स्मॉग रहता है, जो पॉइजनस रहता है, इन पर कोई भी असर नहीं पड़ता है। जियान सोच रहा था अब ये इस पिल को कैसे हराएगा, तभी शानियाओ कहती है मेरे पास एक रास्ता है। इसके बाद शानियाओ जियान से कहती है क्या आपने वो मूरल देखा? वो बेसिकली अंकल मू ने यानी कि ग्रैंडपा एल्केमिस्ट ने यहाँ पर शुरू में ही छोड़ा था। ये बेसिकली एक सील एरे है। अगर हम इसमें इनफ पावर मतलब इंजेक्ट कर दे तो हम आराम से इस पिल को सील कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये जो पिल है बस एक प्रोटोटाइप है, न कि एक रियल इमॉर्टल रैंक का मेडिसिन। तो ये उस मतलब सील से ब्रेक थ्रू नहीं कर पाएगा। जियान भी इस समय इस मूरल की तरफ देखता है और कहता है ये काफी मिस्टीरियस लग रहा है। इस मूरल के अंदर एक मेडिसिनल कॉल्ड्रन था जो काफी ज्यादा बड़ा था। इस मेडिसिनल कॉल्ड्रन के अंदर ऐसा लग रहा था मानो किसी भी चीज को रिफाइन करने के लिए इम्प्रिजेंट किया गया हो। इस समय ये जो पिल रहता है शांगयाओ से कहता है कि तुम मेरे पेशेंस को ज्यादा मत टेस्ट करो, मैं अभी तुम लोगों को मार दूंगा। हालांकि इस समय जियान और अंकल स्नेक जिंग इसके अटैक को ब्लॉक कर रहे थे। ये पिल भी जियान के 23 प्रकार के फ्लेम्स को देखकर थोड़ा तो डर ही रहा था। फिर ये सोचता है कुछ भी हो मैं इन दोनों को मार देता हूँ। इसके बाद जियान स्नेक जिंग से कहता है कि मतलब आप इसको होल्ड कीजिए। स्नेक जिंग कहते हैं अगर मैंने इस बंदे को प्रॉमिस नहीं किया होता तो मुझे एक 9 स्टार डाउडी से फाइट नहीं करना पड़ता, पर अब ये इनकी भी मजबूरी थी। इसके बाद ये जो स्नेक जिंग रहता है ये अपने तीनों हेड को प्रकट कर लेते हैं। पिल भी इन्हें देखकर थोड़ा हैरान हो जाता है। इस दौरान एक स्ट्रेंज लाफ्टर हंसी हंसता है। ये 3 हेडेड स्नेक यानी कि स्नेक जिंग काफी तेजी से इस पिल की तरफ बढ़ते हैं और ये एक पावरफुल अटैक मतलब अपने तीनों मुंह से इस समय ये वेनम इस पिल की तरफ लॉन्च कर देते हैं। इस अटैक को देखकर ये जो पिल रहता है तुरंत एक इनविजिबल वेव इस अटैक की तरफ लॉन्च कर देता है और ये वेनम काफी दूर जाकर गिर जाता है। इस दौरान स्नेक जो रहते हैं अपने ये खून की उल्टी करने लगते हैं। ये पिल इस दौरान इनसे कहता है कि अगर स्नेक जिंग तुम मेरे सामने सबमिट कर दोगे तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। इधर स्नेक जिंग इससे फाइट कर रहे थे और वहीं जियान और शानयाओ उस मूरल को एक्टिवेट करने में लगे रहते हैं। जियान अपने सोल पावर से भी इस मूरल में कुछ भी स्ट्रेंजनेस नहीं फील कर रहा था। तो अभी शानयाओ कहती है मेरे पास एक रास्ता है। इधर जियान स्नेक जिंग को उस बैटल में हारता देख कहता है इससे कि जल्दी करो नहीं तो स्नेक जिंग शायद मारे जा सकते हैं। शानयाओ ने तुरंत ही अपनी बॉडी से डाउकी रिलीज करती है और इसके जेड फिंगर से ये अपने मूरल में अपनी डाउकी को ट्रांसफर करने लगती है। इसके डाउकी मात्रा से ही अब ये मूरल में कुछ चेंजेस दिखने लगते हैं। अब इस मूरल में जो कॉल्ड्रन होता है उसमें से कई सारे फ्लेम्स दिखने लगते हैं और ये जो फ्लेम का पावर था काफी ज्यादा टेरिफाइंग था। शानयाओ इस दौरान जियान से कहती है अगर आप उस मेडिसिनल पिल को इस रेंज में ला पाओ तो हम उसे कैप्चर कर सकते हैं। इस दौरान ये अपना काफी ज्यादा पावर इसमें इन्वेस्ट कर रही थी। जियान तुरंत ही एग्री होता है और ये तुरंत ही स्नेक जिंग की तरफ मूव करने लगता है। जियान स्नेक जिंग के पास आता है और कहता है चलिए वहां चलते हैं और ये इन दोनों मतलब अपने को लेकर के इस चेयर की तरफ बढ़ने लगता है। पिल इनको नोटिस नहीं करता है। इस दौरान ये एक डार्क स्माइल देता है। इसकी आवाज में एक अलग ही एरोगेंस रहती है। ये पिल भी उस समय शानयाओ को नोटिस नहीं करता और ये जियान और स्नेक जिंग के पीछे पीछे उस रेंज में पहुंच ही जाता है। ये जैसे ही पावरफुल अटैक जियान और इस पर मारने के लिए लॉन्च ही करने वाला था तभी इसके अंदर एक अलग ही भय जन्म लेने लगता है, जैसे मानो इसे कुछ खींच रही हो इसके अपने तरफ। बेसिकली ये एरे फॉर्मेशन इसको अपने अंदर खींचने लगती है। इस एरे फॉर्मेशन में से एक रेड लाइट निकलती है और चारों तरफ से इस पिल को लपेट लेती है। अब इस मतलब पिल को याद आता है कि ये लड़की जो है शानयाओ इसका तो रिलेशनशिप काफी अच्छा था इसके अल्केमिस्ट के साथ, इसीलिए मैं कैसे इसको इग्नोर कर सकता हूँ। इस दौरान ये अपने खुद को ही गाली दे रहा होता है। ये पिल इसके बावजूद यहाँ पर इसको मतलब कि इसमें से बाहर निकलने के लिए स्ट्रगल कर रहा था। ये देख करके इस कॉल्ड्रन में से और भी भयंकर ऑरा निकलती है और इस पिल को हिट कर देती है। थोड़ी देर में पिल का जो बॉडी रहता है वो एक पिल के फॉर्म में बदल करके फाइनली इस कॉल्ड्रन में जाकर के समा जाता है। अब इस गोल्डन चेयर पर एक मेडिसिनल पिल के साइज का एक लॉन्ग गन
जिसमें ब्लैक एंड व्हाइट ऑरा मिक्स रहती है, दिखने लगती है। जियान बोलता है ये किस प्रकार का मेडिसिनल पिल है। बेसिकली ये जो अभी निकला था इसमें से ये 4th ग्रेड का इमोर्टल लेवल का मेडिसिनल पिल था। शान याओ इस पिल को उठाती है और कहती है जियान ये बेसिकली सेमी फिनिश प्रोडक्ट है, मतलब आधी तरह से ही बना है, पर मैं ये तुम्हें देती हूँ। ये वही पिल रहता है पर अब ये मेल्ट होकर के अपने पिल फॉर्म में आ गया रहता है, इसलिए ये ब्लैक और व्हाइट ऑरा का दिख रहा था। जियान का जब स्ट्रेंथ मतलब ऊंचा हो जाएगा, जब ये इमोर्टल लेवल में पहुंच जाएगा, तब शायद ये इस पिल को यूज कर सकता था और इसको कंप्लीट करके एक रियल 4th ग्रेड इमोर्टल मेडिसिन पिल में बदल सकता था। तभी जियान कहता है वो सोल लिक्विड कहाँ गया, क्योंकि वो सोल लिक्विड जियान के लिए ज्यादा जरूरी था अगर ये अपने सोल लेवल को बढ़ाना चाहता था। तभी शानियों के हाथ में वो ब्यूटीफुल बॉक्स दिखती है, इसी में वो सोल लिक्विड होता है। लॉन्गी भी इस दौरान स्माइल कर रहा होता है। शानिया इस दौरान अपने ये जो कॉन्स रहता है अपने हाथों में ली रहती है और कहती है वैसे भी ये लिक्विड हमारे लिए कोई भी यूजफुल नहीं है, ये एक एल्केमिस्ट के लिए ही ज़्यादा अच्छा हो सकता है। इसके बाद शानिया कहती है चलो हम ढूंढते हैं सिस्टर शानलिंग को। जियान इस दौरान आगे बढ़ते बढ़ते सोच रहा था अगर इसे होली फ्लेम पाना है तो इसे माउंटेन के टॉप पर क्यों जाना पड़ेगा, इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा अनईजी फील कर रहा था। अब ये लोग बैकयार्ड में आ चुके थे। जियान के अंदाजे के हिसाब से ये जो शानलिंग थी शायद ये जो मैनर था उसकी ओनर की बेटी थी। जियान के मन में इस समय एक अलग ही डर था, अगर शानलिंग के जो फादर थे अगर वो सच में इस ओनर के मालिक हों, मतलब मैनर के मालिक होंगे। पर जियान फाइनली इन चीजों को इग्नोर कर देता है। शानिया उस दौरान ढूंढते ढूंढते एक दरवाजा खोलती है जो वुडन डोर होता है और ये अंदर घुसते ही बोलती है सिस्टर शानलिंग। शानलिंग अब सबके सामने आ जाती है, इसकी आवाज में एक अलग ही उदासी होती है। जियान वगैरह इसको गलत ना समझे इसलिए अपने डर को इस समय छिपा लेती है और उदासी को, पर इसका जो स्माइल था इस समय काफी ज्यादा फेक था तो जियान भी समझ जाता है। स्नेक जिंग भी इससे पूछते हैं शानलिंग तुम्हें क्या हुआ। ये कहती है इमोर्टल मास्टर मैडवुड यानी कि इसके फादर यानी कि वो एल्केमिस्ट जिनकी वजह से उनकी वाइफ मारी गई और उनकी बेटी भटक रही है, यानी कि मैं उनको कैसे अपना फादर कहूँ। इस दौरान शानलिंग के पास एक लेटर होता है और ये जियान की तरफ इसे फेंक देती है। ये लेटर उस पिल ने जानबूझ करके शानलिंग को दिखाया रहता है। जियान इस लेटर को पढ़ने लगता है। इसमें लिखा रहता है कि ये जो एल्केमिस्ट रहते हैं इनका नाम मू जिन लान रहता है, ये डाउडी 4th ग्रेड के एल्केमिस्ट रहते हैं, यानी कि इमोर्टल रैंक एल्केमिस्ट, और फाइटिंग की इनका जो रहता है वो डाउडी के पीक पर रहता है। इनके पास मतलब इनको एक होली फ्लेम बाई चांस मिल गई थी। ये अपने बारे में बता रहे थे जब तक मैंने होली फ्लेम नहीं पाया था मैं एक सिंपल पर्सन था जो एक फैमिली के साथ अच्छी खासी जिंदगी बिता रहा था, पर मुझे जैसे ही ये होली फ्लेम मिल गया मुझे एलियंस वगैरह यानी एविल क्लैन टारगेट करने लगे। बेसिकली मुझे गोर फिंड्स टारगेट कर रहे थे एविल रेसेस के। होली फ्लेम पाने के बाद मेरा जो पावर था मैं डाउजियन लेवल पर पहुंच गया था। इसी के आसपास मेरी बेटी का जन्म हुआ और मैंने उसका नाम शानलिंग रखा, और जो टियानमुयू क्लैन की प्रिंसेस थी उसका नाम शान याओ। मेरी बेटी के जन्म के समय ही ये गोरफिंड्स यानी एविल क्लैन अटैक कर रहे थे। इन गोरफिंड्स की फिंड के साथ फाइट करते दौरान मैं काफी ज्यादा घायल था और तुम्हारी माँ को नहीं बचा पाया, पर फाइनली मैंने अपने पावर के दम पे ये जो गोरफिंड्स थे मैंने इनको डेजर्ट के टॉप माउंटेन रेंज पर ही रोक दिया, पर इस दौरान मैं मारा गया। ये कहते इस लेटर में कि शानलिंग मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, शायद मैं तुम्हारे लिए डैड कहलाने लायक भी नहीं हूँ। इसके बाद ये लेटर का जो भी रहता है ख़त्म हो जाता है। पर जियान के हिसाब से जो इसमें लिखे गए थे इसमें कुछ तो गड़बड़ी थी। जियान शानलिंग को समझाना चाहता था पर इसके उदासी चेहरे को देखकर ये फिलहाल कुछ नहीं बोलता है। शानलिंग कहती है वो मेरे माँ को छोड़कर कैसे भाग सकते हैं मेरे साथ, और वो मेरी माँ इनकी वजह से मारी गई। ये बोलती है कि जब मैं पहली बार अपनी आंखें खोली मतलब मैंने जब होश संभाले तो मैंने सबसे पहले स्नेक जिंग को देखा। शानलिंग इस समय काफी ज्यादा भावुक थी और ऐसे ये शब्द बोलते रहती है। शानिया इस दौरान इसको समझाती है कि अंकल मुंह का कुछ तो रीजन रहा होगा तभी तो उन्होंने ऐसा किया होगा। स्नेक जिंग भी कहते हैं तुम्हारे फादर एक हीरो है जिन्होंने इस एरिया को बचाने के लिए अपनी कुर्बानी दे दी। जियान इसको मतलब अपने सोल पावर से इस लेटर को देख रहा होता है। ये तुरंत ही बोलता है मेरे हिसाब से इस लेटर में लिखे शब्द शायद ऑल्टर किए गए हैं, मतलब चेंज किए गए हैं, क्योंकि राइटिंग थोड़ी डिफरेंट है। क्योंकि अंकल मुंह भी एक एल्केमिस्ट थे तो जियान इनके मतलब सोल पावर के द्वारा इस पे लिखे हुए अक्षर को फील कर सकता था। जियान कहता है मेरे हिसाब से उस पिल ने जानबूझ करके इनके अक्षरों को चेंज किया है। इस दौरान जियान स्माइल कर रहा था। शानलिंग कहती कि मैं जरूर उस डेजर्ट माउंटेन के टॉप पर जाऊंगी। जियान तभी से कहता है तुम थोड़ा वेट करो, मैं जैसे ही सोल लिक्विड को एब्जॉर्ब कर लूंगा मैं जरूर तुम्हारे साथ जाऊंगा। इसकी बात सुनकर शानलिंग का भी जो मूड रहता है पहले से थोड़ा अच्छा हो जाता है। शानियाओ भी कहती मैं भी जाऊंगी, स्नेक जिंग भी कहते हैं मैं भी जाऊंगा। इनकी बातों को सुनकर शानलिंग अब थोड़ा पहले से राहत महसूस करती है। जियान इन लोगों से रेस्ट करने के लिए कहता है। इस समय ये भी काफी ज्यादा खुश था। कहता है मैं तब तक इस सोल लिक्विड को एब्जॉर्ब करता हूँ। तभी शानलिंग जियान से कहती इधर आओ, यहाँ पर एक सीक्रेट रूम है। इसका मूड भी अब पहले से काफी बेहतर हो चुका था। यहाँ पर जो एक क्लोज फ्लोर था अचानक से ओपन हो जाता है। सामने एक पासेज दिखता है जहाँ से फेंट फ्लेम ऑफ फायर बाहर आ रही थी और इसी के यहाँ मतलब एक सीक्रेट रूम था। शानलिंग जियान से कहती है अगर तुम सोल लिक्विड को एब्जॉर्ब करना चाहते हो तो यहाँ पर जाओ।
इसके बाद ये लोग जियान को यहाँ पर छोड़कर वापस चले जाते हैं। जियान आगे कुछ मिनट के लिए बढ़ता है। अब मतलब इसको एक सीक्रेट रूम दिखाई देता है जो काफी ज्यादा चौड़ा था और फैला हुआ था। अंकल लॉन्ग भी स्माइल करते हैं और कहते हैं ये काफी अच्छी जगह है। इसके बाद जियान फाइनली वो बॉक्स निकालता है, पर जियान जैसे इस बॉक्स को खोलता है ये लिक्विड मानो जियान पर अटैक करने लगती है, जिसके कारण जियान के फेस से थोड़े बहुत ब्लीडिंग आने लगती है। पर जियान इससे काफी ज्यादा खुश होता है। अंकल लॉन्ग भी कहते तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। जियान फाइनली अपना सोल पावर एक्टिवेट कर लेता है। इसके सोल पावर के कारण ये सोल लिक्विड भी अब थोड़ा बहुत ट्रेम्बल करने लगती है। ऐसा लगता है ये जियान से दूर भागना चाहती थी। ये जो सोल लिक्विड था बहुत ही ज्यादा प्योर था और ऐसा लग रहा था ये नया नया जन्मा हो, क्योंकि ऐसा लग रहा था नया नया जन्मा हो तो जियान के लिए इसे एब्जॉर्ब करना काफी आसान था। इस समय मतलब जियान के आसपास के एरिया में मानो एक प्योर पूल ऑफ ट्रांसपेरेंट लिक्विड चारों तरफ बह रही हो। जहां से भी ये सोल लिक्विड भागने की कोशिश करता था वहां का स्पेस काफी ज्यादा शेक करने लगता था। अगर इस सोल लिक्विड की पावर को मैक्सिमाइज करना है तो जियान को इसके अंदर मौजूद जो थोड़ी बहुत भी इम्प्योरिटीज हैं उसको रिफाइन करना पड़ेगा। इधर सीन शिफ्ट होता है और एक डीप फॉरेस्ट को दिखाया जाता है। यहाँ पर यिंग थी। ये फील करते मानो ये फॉरेस्ट इसको बुला रहा हो। काफी लंबे समय तक हेजिटेट करने के बाद यिंग भी इस फॉरेस्ट के अंदर जाने लगती है। इसे रास्ते में कई सारे मॉन्स्टर्स मिलते हैं पर इसको मतलब कोई भी अटैक नहीं करता है। ये मतलब देख करके यिंग हैरान थी क्योंकि इसके पास तो होली फ्लेम था, तो इन मॉन्स्टर को इन पर अटैक करना चाहिए था। यिंग के मन में इस समय कई सारे क्वेश्चंस होते हैं, क्या ये लोग मुझे देख नहीं पा रहे हैं। यिंग ये सब सोच ही रही होती है तभी डीपेस्ट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट से एक ब्लू बीम ऑफ लाइट इसकी तरफ काफी तेजी से बढ़ने लगती है। ये ऑरा इसकी तरफ बढ़ रही होती है पर यिंग जैसे ही अपने फ्लेम को फुल फोर्स में एक्टिवेट करती है ये ब्लू बीम ऑफ लाइट इससे थोड़ी दूरी पर रुक जाती है। ये बीम ऑफ लाइट जो थी यिंग से कहती है मेरे पीछे आओ। यिंग इस ब्लू बीम ऑफ लाइट के पीछे पीछे बढ़ रही होती है पर इस दौरान ये अभी भी ट्रैम्बल कर रही थी। पर ये जैसे जैसे आगे जा रही थी इसका जो होली फ्लेम भी था काफी ज्यादा इरिटेबल और रेस्टलेस हो गया था। आगे बढ़ते बढ़ते इसका जो होली फ्लेम रहता है काफी ज्यादा इंटेंस हो जाता है। ये पूछती है क्या कुछ गड़बड़ है क्या यहाँ पर। कुछ कदम आगे बढ़ने के बाद यिंग फील करती है कि आगे बढ़ना यहाँ से काफी ज्यादा मुश्किल है। यहाँ पर इसे एक एन्चांटमेंट दिखता है, मतलब कि एक स्ट्रॉन्ग बैरियर, पर ये अपने होली फ्लेम के कारण इसमें एंटर कर जाती है। यहाँ पर आने के बाद मींगिंग को एक अलग ही स्पेस दिखाई जाते हैं। ये स्पेस जो रहता है काफी छोटा रहता है। यहाँ पर एक इसे इंसान दिखता है जिसके बॉडी पर एक ब्लैक कलर राउंड वॉर्म के जैसे चिपका होता है। यहाँ से काफी मात्रा में ब्लैक ऑरा यानी एविल ऑरा बाहर आ रही थी। अब इसका जो ब्लू फ्लेम भी था और ज्यादा एक्टिवेट हो गया था, पर यिंग इस दौरान फोर्सफुली अपने इस होली फ्लेम को सप्रेस कर लेती है। और ये जो वुडन स्टेक रहता है इसके सामने जिसके अंदर ये एविल ऑरा रहती है, इसमें से एक आवाज आती है काफी वीक कि मुझे बचा लो। यिंग फील करती है जो वुडन स्टेक है इसका जो ओरिजिन है यानी इसका जो शुरुआत है काफी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। पर ये जो ब्लैक की रहती है जो इस वुडन स्टेक को घेरी रहती है इससे यिंग थोड़ा हैरान थी। ये ब्लैक की जो रहता है काफी तेजी से यिंग की तरफ बढ़ने लगता है। इसके कारण इसका जो होली फ्लेम रहता है एक बड़ा शेर के समान मुंह खोल देता है और डायरेक्टली इस ब्लैक की को डेवोर कर जाता है। इस दौरान इसका होली फ्लेम काफी तेजी से आगे बढ़ने लगता है और जो भी यहाँ पर ब्लैक एयर्स थी उसकी तरफ अटैक करने लगती है। और वुडन स्टेक पर जो भी ये ब्लैक ऑरा छिपी हुई थी धीरे धीरे यहाँ से भागने लगती है। अब क्योंकि इस स्टेक से ब्लैक एयर हट जाती है तो जो ट्रू फेस रहता है इस स्टेक का अब दिखने लगता है। इस दौरान ये यिंग को थैंक यू बोलता है। ये बेसिकली एक क्रिस्टल होता है जो कि रेड कलर का होता है। ये एक होली फ्लेम क्रिस्टल होता है। होली फ्लेम का अगर एक्सक्लूसिव आइटम बोला जाए तो ये होली फ्लेम क्रिस्टल ही होता है। हर एक होली फ्लेम के पास दो चीजें होती है, एक तो होली फ्लेम का सोल सीड और दूसरा होली फ्लेम क्रिस्टल। होली फ्लेम सोल सीड जो होता है होली फ्लेम का रूट होता है। अगर किसी को भी होली फ्लेम पाना है तो उसे पहले होली फ्लेम क्रिस्टल पाना होगा, या फिर अगर वो होली फ्लेम क्रिस्टल नहीं पाता है तो उसे होली फ्लेम सोल सीड का अप्रूवल चाहिए होगा। अगर होली फ्लेम क्रिस्टल और होली फ्लेम सोल सीड दोनों एक साथ हो तभी उस चीज को होली फ्लेम बोला जा सकता है। तभी यिंग कहती अच्छा तो इसीलिए माउंटेन मतलब सॉरी फॉरेस्ट मुझे बार बार बुला रहा था। हालांकि रेड क्रिस्टल मुक्त हो गया रहता है पर इसके बाजू में जो अभी भी ब्लैक ऑरा रहती है वो यिंग से पूछती कौन हो तुम और तुम्हारे पास होली फ्लेम कैसे है। ये जो ब्लैक ऑरा थी बेसिकली ब्लड डेमन क्लैन की थी। यिंग तभी से कहती अभी तो मैं ही वही थी जिसने तुम्हारे अभी वो एविल क्लैन वाले बंदे को मारा। इनकी बातें सुनकर जो वो होली फ्लेम क्रिस्टल होता है बोलता है इसके साथ समय वेस्ट मत करो। ये जो होली फ्लेम क्रिस्टल था इसको काफी ज्यादा इस एविल ऑरा ने इरोड कर दिया था। इसके बाद ये जो अपनी यिंग रहती है अपने बॉडी से भी एक सेम मतलब आइडेंटिकल ब्लू क्रिस्टल निकालती है। ये बेसिकली इसके होली फ्लेम यानी अज्योर फ्लेम का क्रिस्टल होता है। यिंग इस रेड क्रिस्टल की तरफ देखती है और कहती है मैं तुम्हारे अंदर जो भी मतलब काफी डीप तक ये एविल ऑरा है मैं इसे निकाल देती हूँ, नहीं तो ये तुम्हें एविल क्लैन वाले कंट्रोल कर सकते हैं। ये जो ब्लैक एयर मास रहता है जैसे ही यिंग का अज्योर फ्लेम क्रिस्टल प्रकट होता है इसे देखकर हैरान हो जाता है। कहता है शायद ये टॉप 20 में होगी तभी मैं इतना ज्यादा ट्रेम्बल कर रहा हूँ। इस दौरान ये कहता है मैं इस वुमेन को इस काम में सक्सेसफुल नहीं होने दे सकता। मैंने इतने हजारों वर्षों में इस रेड फ्लेम क्रिस्टल को इतना ज्यादा इरोड कर दिया है, अब मैं इसमें नाकामयाब नहीं हो सकता। यिंग इस दौरान इसके पास जो अज्योर फ्लेम क्रिस्टल होता है ये इसके
रेड फ्लेम क्रिस्टल के पास छोड़ देती है और ये उस ब्लैक एयर से फाइट करने खुद चली जाती है। यिंगिंग के बॉडी पर तुरंत ही इसका फ्लेम आर्मर आ जाता है, सेंट फ्लेम कॉन्गलिंग आर्मर। इसे देख करके ये जो एविल ऑरा भी रहता है बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि एविल क्लैन से डील करने के लिए अगर किसी भी होली फ्लेम को एक ऑरा के रूप में यानी आर्मर के रूप में इस्तेमाल कर लिया जाए तो इनका बचना काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है। अब ये ब्लैक किंग यहाँ से भागने को देखने लगता है। ये ब्लैक की भी सोच रहा था ये लड़की किस प्रकार की होली फ्लेम है, मतलब इसके पास कौन सा होली फ्लेम है और ये इतना ज्यादा पावरफुल कैसे है। ये ब्लैक की भी अब फाइनली एक ह्यूमन ऑरा में कन्वर्ट हो जाता है। बेसिकली इसका जो बॉडी था ब्लड के समान दिख रहा था। यिंगिंग भी इसे देखकर समझ जाती है ये तो गोरफिंड है, यानी कि ब्लड डेमन आर्मी का बंदा। ये गोरफिंड भी इस दौरान इससे कहता है यिंगिंग से कि तुम अगर मेरी बॉडी को देख रही हो तो तुम ऐसा दूसरी हो इस टाउडी कॉन्टिनेंट में और आखिरी भी। ये गोरविंड भी रुकता नहीं है, तुरंत ही अपने ऑरा से एक ह्यूज ब्लड कलर चेन बना लेता है। गोरफिंड इस चेन को कंट्रोल कर रहा होता है। इस दौरान ये विशियसली यिंगिंग पर अटैक कर देता है। आसपास का जो भी माहौल रहता है इसके चेन के आगे बढ़ते ही मानो स्पेस भी कोलैप्स करने लगा हो। यिंगिंग तुरंत ही अपने अज्योर फ्लेम को रिलीज करती है और इस ब्लड कलर चेन को अपने अज्योर फ्लेम से ढक लेती है। जैसे ही ये ब्लड कलर चेन अज्योर फ्लेम को फील करता है मानो ये यहाँ से अपने जन्मजात शत्रु को डिस्कवर कर लेता है और ये यहाँ से काफी तेजी से भागने लगता है, पर यिंगिंग इसे भागने नहीं देती और ये जो ब्लड चेन रहता है तुरंत ही शैटर्ड हो जाता है। इस दौरान ये गोरविंड भी खून की उल्टी करने लगता है। अब गोरफिंड भी समझ जाता है ये यहाँ से बस भाग सकता है। यिंगिंग कहती तुम भागना चाहते हो पर आज तुम भाग नहीं पाओगे। ये गोरफिंड तुरंत ही बोलता है ह्यूमन अगर तुम मुझे मारी तो हमारे क्लैन वाले बिल्कुल भी तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। ये गोरफिंड काफी ज्यादा वीक होता है क्योंकि ये फेयरी रेड होली फ्लेम जो होती है उसकी पावर को इरोड करने में अपना काफी सारा एनर्जी इतने वर्षों से खर्चा जो कर चुका था। यिंगिंग तुरंत ही आदेश देती है। इसके बाद सुनते ही जो अज्योर ब्लू होली फ्लेम क्रिस्टल रहता है जो उस रेड क्रिस्टल के पास रहता है तुरंत ही यिंगिंग के सामने आता है और इसमें से डार्क ब्लू लाइट फ्लैश करने लगती है। इस क्रिस्टल में से टेरिफाइंग ऑरा निकलती है और ये इस गोरफिंड फिगर को चारों तरफ से लपेट लेती है। यिंगिंग इस दौरान इसे कहती है कि ये जो ग्रेट वर्ल्ड है यहाँ पर तुम लोग एविल वाले कैसे आए, अगर आए हो तो तुम यहाँ से बचकर नहीं जाओगे और अगला जो वार होगा उसमें तुम लोग मारे जाओगे। होली फ्लेम की इस पावर के कारण ये गोरफिंड धीरे धीरे यहाँ से मेल्ट हो जाता है और मानो इस दुनिया से ही गायब हो जाता है। इस दौरान यिंगिंग भी थोड़ा खांसने लगती है। यिंगिंग की जो आंखें अभी नीली हो गई थी ये फिर से नॉर्मल में मतलब ब्लैक में लौट जाती है। इस दौरान यिंगिंग रेड सेंट फ्लेम की तरफ यानी कि रेड होली फ्लेम को देखकर कहती सीनियर शायद आप मतलब जो स्टेक है काफी पुराना है। इस दौरान ये जो होली रेड फ्लेम रहता है ये भी स्माइल करता है और इसे थैंक यू बोलता है। ये फेयरी रेड होली फ्लेम यानजिन इससे कहता है तुम इतने कम एज में अगर होली फ्लेम पा सकती हो तो तुम्हारा जो फ्यूचर होगा काफी आउटस्टैंडिंग हो सकता है। पर ये रेड फेयरी फ्लेम इस दौरान यिंगिंग को समझता और कहता है पर एक इंसान के पास एक ही होली फ्लेम हो सकता है। यिंगिंग भी हाँ में सर हिलाती है, कहती हाँ मुझे पता है। ये कहती लगता है आपने मुझे मिसअंडरस्टूड कर दिया, मैं बस आपको मेरे एक फ्रेंड के बिहाफ में उठाने आई हूँ। इस दौरान ये स्माइल कर रही थी। ये बेसिकली जियान के लिए इस अकीरा फ्लेम को, ये जो होली फ्लेम रहता है इसका नाम अकीरा रहता है, ये रेड कलर का होता है, इसे उठा लेती है मतलब रेड होली फ्लेम क्रिस्टल को। रेड होली फ्लेम भी यिंगिंग की बात सुनकर काफी ज्यादा खुश होता है। ये रेड होली फ्लेम इस दौरान यिंगिंग से कहता है अगर तुम मेरी बॉडी पर ज्यादा अपना होली फ्लेम पावर यूज करोगी तो इससे तुम्हारा भी बेस हिल सकता है, क्योंकि मुझे ये एविल बंदा काफी समय से डिवोर कर रहा था। पर अगर मुझे तुम इस माउंटेन के टॉप पर ले जाओगी तो वहां पर एक होली फ्लेम है, वहां पर जाने के बाद मेरे अंदर जो भी एविल पावर बचा हुआ है वहां पर पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। अब जो यिंगिंग का अज्योर फ्लेम क्रिस्टल रहता है इसकी बॉडी से फिर से एक बार मर्ज हो जाता है। इधर जियान को दिखाया जाता है जो इस समय सीक्रेट रूम में था। 1 मंथ लगभग जियान को बीत गए थे इस सीक्रेट रूम में। अब जियान फाइनली अपनी आंखें खोलता है। इन 1 महीनों में जियान पहले इसमें जो इम्प्योरिटीज रहती है सोल लिक्विड में उसे रिमूव करता है। इसके बाद जियान इस सोल लिक्विड को अपनी तरफ खींचने लगता है। यह अपनी सोल फोर्स से सोल लिक्विड को चारों तरफ से कवर कर लेता है, पर इस दौरान भी सोल लिक्विड से एक भयंकर फ्लक्चुएशन फैल रहा था। पर इस फ्लक्चुएशन को दबाने के लिए जियान अपने 23 प्रकार के फ्लेम्स को भी यूज करता है और धीरे धीरे इस सोल लिक्विड को अपनी बॉडी में पोर करने लगता है और अपने सोल पावर से इसे अपने बॉडी के चारों तरफ फैलाने लगता है। जियान का जो फिलहाल सोल लेवल था वो डाउडी रियल्म के पीक पर था। धीरे धीरे समय बीतते जाता है। इस समय तक जियान धीरे धीरे इस सोल लिक्विड को एब्जॉर्ब कर रहा था। 10 दिन और बीत जाते हैं। शानियाओ वगैरह इस समय हैरान रहती कि जियान को कुछ हो तो नहीं गया, पर सानलिंग इसे कहती है कि ये इतना आसान नहीं है तो हमें जियान का फिलहाल वेट करना चाहिए। स्नेक जिंग जियान में काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट था क्योंकि जब से जियान ने उस एविल बंदे को हराया था तब से जियान पर बहुत ज्यादा ही भरोसा करने लगा था। अभी लोग हेजिटेट ही कर रहे थे ये लोग, तभी जो सीक्रेट रूम था उसका दरवाजा अचानक से टूट जाता है। अभी जियान एक एम्बैरेस्ड आवाज में बोलता है कि मैं अपने सोल पावर को कंट्रोल नहीं कर पाया, इसके वजह से मैं मतलब इस दरवाजे को ब्रेक कर दिया, आई एम सॉरी। जियान यहाँ से बाहर आता है। इसके ऑरा को देख करके ये तीनों लोग यानी कि शांग याओ, स्नेक जिंग और शानलिंग हैरान थे।
इसके बाद मतलब जियान इन लोगों से पूछता है, ये लोग भी अब अच्छे खासे रिकवर कर चुके थे। शार्लिंग बताती कि मेरा जो स्ट्रेंथ है वो 7 स्टार डाउ एम्परर पर है, सेम शान याओ के साथ है। और बात की जाए बिग ब्रदर स्नेक की, तो ये 8 स्टार डाउडी के पीक पर थे और तुम्हारा तो स्ट्रेंथ 5 स्टार डाउडी के इनिशियल लेवल पर है, पर शायद हम उस ऊपर मतलब माउंटेन रेंज के टॉप पर जाने लायक अभी भी नहीं है। अंकल लॉन्ग भी जियान से कहते हैं कि मेरे हिसाब से टॉप ऑफ द डेजर्ट पर होली फ्लेम के अलावा एक एविल बंदा भी है जो काफी ज्यादा चैलेंजिंग है। जियान का जो अभी सोल पावर रहता है ये एम्परर लेवल मॉर्टल लेवल से थोड़ा ऊपर जाकर के एम्परर रियल्म के स्मॉल परफेक्शन सोल पावर लेवल पर पहुंच गया था। जियान अपने सोल पावर के दम पर ही एक 5 स्टार डाउडी के पीक को गिरा सकता था। सालनिंग अब तैयार हो जाती है, कहती है अब हमें ऊपर चलना चाहिए, जो भी होगा देख लेंगे। अभी जियान वगैरह यहाँ से मूव करने ही वाले रहते हैं, तभी शानियो बोलती है ये जो मैनर है ये भी बेसिकली एक टेरिफाइंग फेरी वेपन है, यानी इमॉर्टल लेवल का वेपन खुद है ये। हालांकि ये कैसे काम करता है मुझे भी नहीं पता है। शांग्यो के इतना बोलने के बाद ही ये जो इमॉर्टल मैनर रहता है काफी तेजी से सिकुड़ने लगता है और शानियो की बॉडी में समा जाता है। इस मैनर के खत्म हो जाने के बाद मतलब एक वेपन में बदल जाने के बाद शानलिंग और जियान वगैरह के सामने एक स्टोन प्लेटफॉर्म दिखने लगता है जो आगे ऊपर की तरफ जाता था। अब शानलिंग कहती यही रास्ता हमें ऊपर की तरफ ले जाएगा, पर वहां पर काफी ज्यादा खतरा है क्योंकि वो डिजर्ट माउंटेन रेंज का टॉप एरिया है। इस रास्ते पर फिलहाल चार लोग चलने लगते हैं। इधर सीन शिफ्ट होता है और मू फेंग को दिखाया जाता है। मू फेंग यहाँ पर कई सारे एविल ऑरा को मार चुका था और धीरे धीरे इनके ऑरा को प्योर एनर्जी में कन्वर्ट करके डेवोर कर लेता था, क्योंकि शुरुआत में ये 5 स्टार डाउडी के अर्ली स्टेज में था, अब ये 5 स्टार डाउडी के मिडिल स्टेज में पहुंच चुका था। ये भी डिसाइड करता है कि अब ये यहाँ से निकलेगा और ये डेजर्ट के टॉप एरिया में जाना चाहता है, क्योंकि जियान वगैरह शायद इसके हिसाब से आगे निकल चुके होंगे। मू फेंग जो अब तक कल्टीवेट कर रहा था अब आगे बढ़ने लगता है। इधर शेन शिफ्ट होता है और लिटिल ई को दिखाया जाता है। लिटिल ई भी अब आगे बढ़ रहा होता है, इसका जो भी अब पावर रहता है 8 स्टार डाउडी के पीक तक पहुंच गया रहता है। इधर ग्रीन फ्लोट भी अब जो टॉप एरिया रहता है डेजर्ट माउंटेन रेंज के, इस पर चढ़ाई करना शुरू कर दी रहती है, क्योंकि ये जो पांचों रास्ते थे जहां पर ये लोग मतलब जियान वगैरह एक दूसरे से अलग हुए थे, ये पांचों रास्ते उसी टॉप ऑफ द माउंटेन पर ही जाते थे। और इन सभी लोगों में मू फेंग का हो रहा 5 स्टार डाउडी के मिडिल स्टेज में, साथ में ग्रीन फ्लूट का भी हो रहा मिड स्टार 5 स्टार डाउडी के मिडिल स्टेज में पहुंच गया रहता है। और यिंग तो पहले से ही मिड स्टार 5 स्टार डाउडी पर होती ही है। इधर टॉप ऑफ द डेजर्ट माउंटेन का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर कोई भी ह्यूमन बीइंग नहीं होता है, यहाँ पर ग्रीन प्लांट्स भी नहीं होती, मैजिकल बिस्ट भी नहीं होते हैं, मतलब यहाँ पर पूरा सन्नाटा छाया हुआ था। यहाँ का जो लैंड था कंप्लीटली फ्लैट था, कुछ खाकी कलर्स के इस पर रॉक्स वगैरह थे, पर इसी पर एक रॉक पर एक ह्यूज थ्रोन था जो इसके सेंटर में था। इस थ्रोन के बाजू में एक मेडिसिनल कॉल्ड्रन था जो काफी ज्यादा बड़ा और टेरिफाइंग दिख रहा था, और यहाँ पर एक काफी बड़ा हाथ भी दिख रहा था। इसमें 5 फिंगर्स भी दिख रहे थे जो ग्राउंड की तरफ प्रेस थे, मतलब जियान ने जो पेंटिंग देखी थी आपको याद है, सेम वो जो फिगर था यहाँ पर वैसा ही पूरा माहौल दिख रहा था। और यहाँ पर एक पर्पल गोल्ड फिगर जैसा इंसान बैठा हुआ था, पर इसका जो ऑरा था काफी ज्यादा टेरिफाइंग था। इधर सीढ़ियों से जियान वगैरह शानयू आगे मतलब तेजी से बढ़ रहे थे। अब ये लोग मतलब सीढ़ियों को खत्म कर चुके थे, तभी शानलिंग कहती हम शायद पहुंच चुके हैं। जियान इस समय सबको चौकन ना रहने के लिए करता है और ये तुरंत ही अपना सोल पावर यहाँ पर रिलीज कर देता है ताकि ये आसपास का माहौल फील कर पाए। स्नेक जिंग भी यहाँ का ऑरा फील कर थोड़ा बहुत डरे हुए थे, क्योंकि जो ऑरा यहाँ से निकल रही थी ये एविल क्लैन के ऑरा के समान थी, यानी ब्लड डेमन जनरल यानी कि घोरफिंड जो था उसके जैसी। जियान अभी एक कदम आगे बढ़ाता है इस सीढ़ी के, तभी एक पावरफुल फोर्स ये अपनी तरफ फील करता है, ये तुरंत ही इसे अपने सोल फोर्स से डिसॉल्व कर देता है। तभी शानलिंग कहती है मुझे फॉलो करो, मुझे पता है रास्ता कैसे आगे बढ़ना है। बेसिकली ये जो ऑरा फील कर रही थी, क्योंकि इसके फादर यहाँ पर शायद मरे थे, तो ये ब्लड रिलेशन के कारण, ब्लड ऑरा के कारण उस लोकेशन को शायद फाइंड आउट कर चुकी थी। जियान भी बिल्कुल नहीं सोचता और इसकी तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। तभी अंकल लॉन्ग कहते हैं यहाँ पर ये जो रॉक है इसका टेम्परेचर इतना ज्यादा हॉट क्यों है। यहाँ पर जो भी रॉक्स थे नॉर्मली सब खाकी कलर के थे, पर जो टॉप रॉक था वहाँ का जो कलर था रेडिश येलो था, और शायद ये जो रेडिश येलो था इसके नीचे ही वो एक टेरिफाइंग पावर ऑफ फ्लेम था इनके हिसाब से। जैसे जैसे ये लोग आगे बढ़ रहे होते हैं जियान वगैरह यहाँ पर एक अलग ही उस फ्लेम के बर्निंग सेंसेशन को फील करने लगते हैं। जियान समझ जाता है ये एक होली फ्लेम है और ये इसे किसी भी हाल में पाकर रहेगा, क्योंकि इसे गोल्डन ड्रैगन किंग ने पहले बताया था कि उनके हिसाब से इसका जो हेवनली फ्लेम है और होली फ्लेम है इनमें कुछ ना कुछ तो कनेक्शन जरूर है। वैसे भी नीचे में वो जो एक फ्लेम योद्धा थे इन्होंने जियान को पहले ही बताया था, और वो अल्केमिस्ट ने कि ऊपर टॉप ऑफ द माउंटेन पर एक होली फ्लेम है। जियान के पास मतलब इसके पाम में जो सोल ईटर टालिस्मैन छिपा होता है जो कई सारे मिस्टीरियस ब्लैक रून से बना होता है, ऐसा मतलब ये जियान के कानों में कुछ तो बोलता है जिसे जियान ही सुन सकता था। ये कहता है कि मुझे लगा नहीं था कि ब्लड डेमन क्लैन का सेकंड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा यहाँ पर सील्ड किया गया है किसी के द्वारा। मतलब गाइस आप समझ रहे हो, शायद उस एल्केमिस्ट ने यानी कि
शांग लिंग के फादर ने उस ब्लड डेमन सेक्ट के स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे, सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे को यहीं पर इस कॉल्ड्रन में सील किया होगा। तो गाइस स्टोरी यहीं पर समाप्त होती है। कल मैं आपसे मिलता हूँ सुबह के साथ एक नए वीडियो के साथ। और गाइस मेरे हिसाब से मैंने यूट्यूब को मैसेज किया था, तो उन्होंने बोला शायद ये एक ग्लिच है, तो आप लोग मतलब डेली वीडियोस चेक कर लिया करो अगर आपको नोटिफिकेशन ना आए तो। खैर मैं इसे अपने कम्युनिटी पोस्ट में भी डाल दूंगा। बाय।